एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। इधर उत्तराखंड में अरुणिमा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। पहली बार जनजातीय कला की प्रदर्शनी देखने को मिली, जहां 4 से 12 जनवरी तक अरुणिमा प्रदर्शनी चलेगी। जनजातीय कारीगरों ने यहां पर अपने स्टॉल्स लगाए, 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए। जनजातीय कारीगरों की प्रतिभा भी यहां पर देखने को मिली और इसको बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कारीगरों की प्रतिभा को बढ़ावा भी मिलेगा। तो देहरादून में पहली बार ट्राइफेड आयोजित हुआ। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ट्राइफेड द्वारा इस साल देहरादून में 4 जनवरी से जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ है, जो कि 12 जनवरी तक चलेगा और यहां पर 50 स्टॉल लगाए गए हैं। जनजातीय कारीगरों की प्रतिभा को बढ़ावा देने और उनकी कला को संरक्षित रखने के उद्देश्य से ट्राइफेड इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। अरुणिमा पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों पर केंद्रित है और इस प्रदर्शनी का आयोजन देहरादून में पहली बार चल रहा है। यहाँ पर कई प्रकार की ऊनी टोपी, ऊनी कोट, ऊनी जुराब, कॉटन, साड़ी, जूट, सूट, कुर्ती, रेशम की साड़ी, पोंचू और नेकलेस, रिंग्स और यहाँ के काले चावल आदि बहुत सारे हस्तकला की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे लोग ये देखा जा रहा है कि प्रतिदिन जमकर खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पर हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम, गढ़वाली और जौनसारी भाषाओं की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसका दर्शक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और इस प्रदर्शनी में तकरीबन 50 हस्तकला के कारीगर आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम से प्रतिभाग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है जनजातीय लोगों को और 50 स्टॉल जनजातीय समुदाय से लोगों ने लगाए हैं। ये कारीगर अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखा सके हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो ऐसा पहली बार है कि देहरादून में ट्राइफेड का आयोजित हुआ है और इसे अरुणिमा प्रदर्शनी का नाम दिया गया है। हमारा इधर देहरादून में स्टॉल मिला है प्रोग्राम में। स्टोकिंग है, हाथ से बनाती हूँ हम लोग बैठकर। ये नारियल का है, ये सब हम बनाती हूँ। पहली बार आई हूँ हम लोग। मंजू देवी, ग्राम कैलाशपुर से और जोशीमठ में पड़ता हमारा गांव। मैं ये पहाड़ी व्यंजन लाई हूँ आपको। यहाँ राजमा हो गया, राजमा कई प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ, खाद में यूज करते। मंडोवा हो गया, ये चोरू हो गया, फरण हो गया, जो चीज़ हमारे जोशीमठ में होता प्योर ऑर्गेनिक चीज़ शहर में लगता, फिर FRI में लगता था हमारा। और उससे पहले दिल्ली में तो बहुत अच्छी जानकारी है इसको, मतलब लेते लोग, ज़्यादा कस्टमर भी आते वहाँ। इधर तो अभी पता नहीं है लोगों को, मतलब ये क्या चीज़ है, कहाँ पे लगा है, हमें पता नहीं है। ये मतलब लीची बाग कहाँ है, फर्स्ट सुना और देखा इधर। लगाया है ड्राई फ्लावर्स, ये मणिपुर से मिलता है। एंड देन वी ग्रो एंड कल्टिवेट देम एंड देन वी ड्राई। एंड सो दिस इज माय फ्लावर्स and then there are a lot of variety of flowers here. We have dried them and processed them, and we use this for decorative purpose and gifting purpose, so that our main goal or our main purpose is to substitute the use of plastic flowers and to preserve the beauty of the fresh flowers. So it's more of like sustainability. और इधर 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल गोपेश्वर पहुंची। तेजस्विनी गोपेश्वर पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया और इस मौके पर मशाल रैली का आयोजन हुआ, जहां DM संदीप तिवारी ने पंडवा शो का शुभारंभ किया। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। PM मोदी 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे। गौचर में 11 जनवरी को मशाल रैली का आयोजन होगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी के जनपद मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने पर स्वागत किया गया, जहां जिला अधिकारी संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार, अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र सिंह कनवासी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों
और नागरिकों ने उसका स्वागत किया। और इस मौके पर स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से मुख्य बाजार होते हुए पुलिस मैदान तक भव्य मशाल रैली का आयोजन किया गया। पुलिस मैदान में उत्तराखंड के मशहूर बैंड पंडवाज ग्रुप की शानदार प्रस्तुति ने राष्ट्रीय खेलों के प्रति लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। मशाल तेजस्विनी के जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह दिखा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी का औपचारिक अनावरण करते हुए पांडवाज शो का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार और बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता सुरेंद्र सिंह करवासी को सम्मानित किया। साथ ही जिलाधिकारी ने खेलों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष अशोक रावत और प्रशिक्षक रमेश पंखोली सहित राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर मौलिक के साथ चल रहे आईटीबीपी के बैंड ग्रुप को भी सम्मानित किया। और इधर महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंची हुई है, जहां सीएम योगी ने उत्तराखंड के लोगों को न्योता दिया है। महाकुंभ में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया गया है और आज से प्रयागराज के लिए बस सेवा भी शुरू हुई है। परिवहन निगम ने कुंभ स्पेशल बस को रवाना किया है। ऋषिकेश से हर रोज 10 बजे ये बसेस रवाना की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां एक तरफ अंतिम चरण पर हैं, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के लोगों को कुंभ का न्योता दिया है, जिसके लिए उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रयागराज संत समाज के लोग पहुंचेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम ने कुंभ के लिए ऋषिकेश से कुंभ स्पेशल 49 सीटर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो रोज 10 बजे श्रद्धालुओं को लेकर रवाना होगी कुंभ स्नान के लिए। ये महाकुंभ है और इसमें संत समाज बड़ा उत्साहित है। पूरा संत समाज, विद्वत समाज और हमारा समस्त क्षेत्र का जो जनमानस है, और जो ऋषिकेश से प्रयागराज के लिए जो बस सेवाएं लगाई हैं, ट्रेन सेवाएं लगाई हैं, ये अधिक मात्रा में लगाई जाए, अधिक, क्योंकि पूरा विश्व इस टाइम प्रयागराज जाने को आतुर है। इधर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने चुनाव समिति की बैठक ली और अजय टम्टा ने हल्द्वानी में चुनाव समिति की बैठक ली। बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों को जीतने पर मंथन हुआ। बैठक में कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हल्द्वानी में चुनाव समिति की बैठक ली और इस बैठक में मेयर पद के प्रत्याशी गजराज बिष्ट को विजयी बनाने के लिए संगठन द्वारा बनाई गई योजनाओं की जानकारी ली गई है और इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट, मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। और बैठक के बाद अजय टम्टा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन सभी बातों को चुनाव के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रबंधन बेहतर हो सके। डबल इंजन सरकार का फायदा ट्रिपल इंजन में तब्दील होने जा रहा है और हल्द्वानी नगर निगम में तीसरी बार बीजेपी अपना परचम लहराने जा रही है। अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में इस समय जिस तरह का माहौल है, उससे ये लग रहा है कि राज्य के अधिकतर निकायों में बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और यदि विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार को लाना होगा। तो कि चुनाव उत्तराखंड राज्य के अंदर हो रहे हैं। मेरा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा और चूंकि मुझे पार्टी के द्वारा हल्द्वानी नगर का जो मेयर का चुनाव उसका भी प्रभारी का दायित्व है, उसमें जिला अध्यक्ष जी के साथ प्रभारी जी, हमारे प्रभारी जी के साथ मेरा पहले भी लगातार संपर्क रह रहा है और उसी निमित्त आज हमने चुनाव संचालन समिति की बैठक की और बैठक के उपरांत क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक रचना है उस अनुसार हर एक को व्यवस्थाएं सौंपी जाती हैं, दी जाती हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको चुनाव के अंदर लाने का प्रयास किया जाता है। इधर हरबर्टपुर नगर पालिका चुनाव में नया मोड़ आया है। कांग्रेस प्रत्याशी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। यामिनी रोहिला अब चुनाव लड़ सकेंगी। बीजेपी के हाथ निराशा हालांकि लगी है। बीजेपी ने यामिनी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो देहरादून के हरबर्टपुर नगर पालिका से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिला को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है।
कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी और इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी ने एक शिकायत पर उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानकर निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यामिनी ने आरओ के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अब देखा जा रहा है कि तब एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था और इस निर्णय को यामिनी ने विशेष अपील दायर करके चुनौती दी है। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को बड़ी राहत मिल चुकी है और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी यह याचिका और हरबटपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही है यामिनी रोहिला। तो जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने संदेह के आधार पर नामांकन रद्द कर दिया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से खुशी की लहर देखी जा रही है। तो यामिनी रोहिला अब चुनाव लड़ सकेंगी। देरी समय पे हुई है, लेकिन मैं साथ ही सभासदों के साथ में घूम रही थी, उनका पूरा साथ दे रही थी और अगर ये रिजल्ट ना भी आता, पॉजिटिव भी ना आता, तो भी मैं सभासदों के साथ अपने जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस परिवार है, उनके साथ हमेशा खड़ी रहती और चुनाव के दौरान भी मैं उसी तरीके से अपने सभासदों के साथ में वार्डों में घूम रही थी। मैंने हर कमी को देखा और मैं पूरा काम करूँगी उस कमियों पर भी और आगे जो समय हमारे साथ में कमी होता आया उस समय को मैं पूरा करूंगी अभी और पूरा योगदान में जनता से भी मांगूंगी और उनको कहूंगी, अपील करूंगी कि वो अपना बहुमूल्य वोट मेरे सभासदों को भी और मुझे भी। उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारी बात की सत्यता को स्वीकार किया। नामांकन रद्द करने का अधिकार आरोप होता है और संदिग्धता के आधार पर नामांकन रद्द नहीं किया जाता। जब उनके पास कोई स्पष्ट प्रमाण होता है तभी उन्हें फैसला करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने इस बात के महत्व को स्वीकार किया और हमें अनुमति प्रदान की। अभी हमें लिखित आदेश की प्रतीक्षा है। अभी जो जानकारी हमारे पास है वो अपने अधिवक्ता गणों के द्वारा दी गई जानकारी है। लिखित आदेश हमें शाम तक प्राप्त हो जाएगा और जब वो आदेश प्रशासन को मिल जाएगा तब हमारी जो उम्मीदवार हैं यामिनी रोहिला जी, वो अपना सिंबल प्राप्त करने के बाद विधिवत चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। और उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी, लोगों को कोहरा और सूखी ठंड परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। तो 11-12 जनवरी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सफेद चादर से केदारनाथ बद्रीनाथ ढका हुआ है। उत्तराखंड में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और इसमें शनिवार रविवार और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। यहाँ मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और 3000 फीट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है और इसके कारण तापमान में गिरावट के साथ मैदानी इलाकों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में 11 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होगा और इसके कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि 13 जनवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। परिवर्तित हो रहा है और वहीं अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की तो वहाँ पे बर्फबारी है और मैदानी इलाकों की तो वहाँ पे फॉग है। हमारे साथ इस समय मौजूद है मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह जी। सर, उत्तराखंड का मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, आगे आने वाले समय में क्या अपडेट है सर कि मौसम किस तरीके से परिवर्तित होगा, कहाँ बर्फबारी होने की आशंका है? बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए 11 और 12 जनवरी के लिए हमने बोला था कि एक पश्चिमी विक्षोभ निकलेगा और उसकी वजह से हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या बर्फबारी उच्च हिमालय क्षेत्रों में या अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो मिलेगी। तो जो सिस्टम है वो आएगा। तो कल और परसों जो आप देखेंगे कि जो शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है आफ्टरनून से शुरू हो जाएगी उत्तराखंड में और परसों फिर जो 12 तारीख के दिन या आफ्टरनून तक करीबी रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में हल्की या मध्यम तक की जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूँगा वो बारिश बर्फबारी मिलेगी। और जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र होंगे वहीं ज़्यादा संभावना रहेगी। और विशेषकर मैं कहूँगा उत्तरकाशी,
चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या जो बागेश्वर जनपद है उनमें इसकी ज़्यादा संभावना रहेगी बर्फबारी की, जो 3000 मीटर या अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उनके। बाकी जनपदों की बात करें तो वहाँ पर जो 3000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है तो एका दुक्का जगहों में वहाँ पे भी मिलनी चाहिए बर्फबारी। उत्तरकाशी का जिक्र किया, बागेश्वर का जिक्र किया, तो सर 12 तारीख तक क्या ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट के किन किन जिलों का मिल सकता है? देखिए, अलर्ट नहीं देंगे क्योंकि सामान्य से तो कम एक्टिविटी हो रही है। जो एक्टिविटी उन दिनों में मिलनी है 11 और 12 में, तो ऐसा नहीं कि भारी वर्षा होगी या भारी बर्फबारी, ऐसा कुछ भी नहीं। सर उत्तराखंड का जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है, वो किस प्रकार, अगर हम बर्फबारी देखने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? क्या हाई एल्टीट्यूड एरिया में वो जा सकते हैं, या जो यहाँ कहाँ रेनफॉल या बर्फबारी हो सकती है वहाँ पे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनकी जो टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ की हाइट करीब ऐसी है कि 2800 मीटर या 3000 मीटर के आसपास की है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे औली है ना, इसी तरह मुनस्यारी क्षेत्र है। ये तो हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह जी, इनका कहना है कल से लगा करके और 12 तारीख तक जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है उनमें से बर्फबारी हो सकती है। औली है, चमोली है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको बर्फबारी मिलेगी। और जो निचले इलाके हैं वहाँ पे कोहरा, अगर हरिद्वार हो, उधम सिंह की अगर नगर की अगर बात करें तो वहाँ पे कोहरा मिल सकता है। और राजधानी देहरादून में छिटपुट बारिश की आशंका जताई जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और सड़क हादसे को लेकर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है, जहां पुलिस ने तेज कर दिया है अपना चेकिंग अभियान। विकास नगर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एक हफ्ते में 250 वाहनों को सीज कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और इन दुर्घटनाओं को काबू करने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती दिख रही है। विकास नगर में भी जगह जगह पुलिस चेकिंग के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त चालानी कार्रवाई कर रही है। और बीते एक हफ्ते में पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड तोड़ 250 वाहनों को सीज कर दिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ओवरलोडिंग के साथ नाबालिग चालक और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान 185 मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 32 वाहनों को सीज करते हुए चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और हफ्ते के भीतर 126 वाहनों का चालान किया गया है। 194 वाहनों का क्षमता से ज्यादा चालान हुआ है। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाते पकड़े गए 35 वाहनों का चालान किया गया और इसके साथ ही 35 वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। में विगत 2 माह हेतु एक यातायात के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। इस संबंध में हमारे विकास नगर सर्किल द्वारा काफ़ी मात्रा में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से अभी तक लगभग 250 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें मुख्यालय का मुख्य उद्देश्य शराब पीकर वाहन चलाने वालों, क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोने और ओवरलोड, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने आदि की कार्रवाई में विशेष फोकस किया गया है। इधर हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में सफलता मिली है। एनडीपीएस मामले में छात्र को न्याय दिलाया गया है। जेल गया बीएससी छात्र का जो बीएससी छात्र वो बेकसूर निकला। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था इस छात्र को और चरस के 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। 48 घंटों में पुलिस ने साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से खुलासा हुआ इस पूरे घटनाक्रम का। हरिद्वार थाना श्यामपुर पुलिस ने एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एनडीपीएस मामले में निर्दोष पाए गए बीएससी छात्र को न्याय दिलाया है। 7 जनवरी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान अजय नामक युवक को 171 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था और युवक ने खुद को निर्दोष बताते हुए साजिश का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने जांच टीम गठित कर गहन छानबीन कराई है और जांच के दौरान पुलिस को युवक के निर्दोष होने के कई सबूत भी मिले। सीसीटीवी फुटेज में 2 ज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक में चोरी छिपे चरस रखते हुए नजर आए थे और फुटेज के आधार पर पुलिस ने महज 48 घंटों में साजिशकर्ता अनूप गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है
और पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने अपनी बेटी के प्रेमी को फंसाने के लिए ये साजिश रची थी। उसने अपने साथी की मदद से युवक की बाइक में चरस रखवाई और उसे जेल भिजवा दिया। इधर पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ शीतलहर और कोहरे का कहर है। हरिद्वार में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मैदानी इलाकों में ठंड के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और मैदानी हो या फिर पहाड़ी इलाके, लगातार बारिश बर्फबारी के चलते यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो रही है और यही कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। खास तौर पर सड़क दुर्घटनाओं को अगर देखा जाए, कोहरा बढ़ते ही सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों को अलर्ट रहने की निर्देश दिए जा रहे हैं। हरिद्वार में ठंड और कोहरे का प्रकोप, ठंड में साप्ताहिक परेड का आयोजन भी होगा। एसएसपी ने जवानों संग दौड़ लगाई, परखी फिटनेस। तो परेड के बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन का दौरा किया। हरिद्वार पुलिस लाइन में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने परेड की सलामी लेने के बाद जवानों संग दौड़ लगाई और उनकी फिटनेस परखी। उन्होंने जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए हैं और ठंड के मौसम में ड्यूटी के दौरान सतर्कता, अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है। फ्राइडे शुक्रवार की जो परेड है वो जवानों के हमारी फिटनेस के साथ साथ उनका रखरखाव, उनका रहने का जो किस तरीके की व्यवस्था में वो रह रहे हैं, उसका एक पूरा सामूहिक निरीक्षण होता है जो आज मेरे द्वारा और सभी राजनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। उसमें सुबह मॉर्निंग में फिटनेस के साथ साथ जो हमारे बैरक्स की साफ़ सफाई, मैस की साफ़ सफाई और भोजन की व्यवस्था और साथ में जो निर्माण कार्य हमारे चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया था और उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसमें संबंधित जो आरआई है, जो संबंधित उसके अधिकारी हैं, उनको इससे अवगत कराया गया है और उनको बताया गया है कि अगली जो हमारी निरीक्षण है उससे पूरे इसमें सुधार होना चाहिए। इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।